पिछले कुछ सालों में, और इसके कई कारण हैं, राजनीति उसका एक कारण है कि यह कोशिश की जा रही है कि जो भारत के लोग कभी प्रजा हुआ करते थे, फिर वो नागरिक बने, उनको दोबारा कैसे भीड़ बना दिया जाए। कोई क्यों नहीं जो है रनिंग वाटर से पानी लेकर के पी लेता है। और यही लोग जब विदेश जाते हैं तो इनको आश्चर्य होता है कि जब रनिंग वाटर से ग्लास लगा करके पानी जब पी लेते हैं, बाथरूम के नल से भी जो है पानी पी लेंगे तो पानी वहाँ पे स्वच्छ है। तब भारत में कोई अच्छी जगह दिखेगी तो भारत की उस जगह को देख करके कहेंगे अरे ये तो इंडिया जैसा ही नहीं लगता। कि जनता का पैसा जनता के उत्थान में खर्च किया जाए। ये सरकार क्या कर रही है कि जनता का पैसा दोस्त के उत्थान में खर्च कर रही है। वो खर्च हम जनता के लिए 16 लाख करोड़ कर्जा जो है माफ किया गया है कॉर्पोरेट का। आप सोचिए कि 16 लाख करोड़ को अगर स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस देश के जो है आम नौजवानों को दिया जाए, तो आपके जैसा कितना चैनल और बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स और बातें न्यूज़ का ये एपिसोड देख रहे हैं बिहार चुनाव के दौरान। और हमारे गेस्ट हैं आज कन्हैया कुमार। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। कन्हैया, मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार के भीतर चुनाव से पहले बाबाओं का आवागमन तेज होता है। बाबा आते हैं और एक नया शगुफा देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सबको एक होना है, और लोग उसमें अपना योगदान भी देते हैं। फिर एक आदमी की हत्या हो जाती है क्योंकि वो किसी जाति से आता था। मगर ये जो बाबाओं का नेताओं को समर्थन, नेताओं का बाबाओं को समर्थन, ये जो एक दूसरे को फूल भेंट करते करते ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना चुनाव के समय बनती है, इसे कन्हैया कैसे देखते हैं? क्या यही वजह है कि लोग मुद्दे से हटकर धर्म और जाति के नाम पर वोट देने लग जाते हैं? ये बहुत पुरानी तरकीब है, बहुत पुरानी। इसीलिए जो है मैकियावेली ने लिखा कि राज्य सत्ता को धार्मिक सत्ता से अलग होना चाहिए। लेकिन ये कह देने के बावजूद अक्सर जो है धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि धर्म लोगों के जीवन में है। लोग अपना जीवन धर्म के आधार पर जीते हैं, तो धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना, उनको जो है एक भीड़ के तौर पे जमा करना आसान होता है। इसकी कोशिश होते रही है, पहले भी हुई है, आज भी हो रही है। और अलग अलग धर्मों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का किया जाता है, लगभग सारे धर्मों का किया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है भारत की, जो संविधान का शासन है भारत का, उसकी सबसे खास बात यह है कि ये इंसान की धार्मिक पहचान को तो अक्षुण्ण रखती है, साथ ही साथ उसके सभी अधिकारों को नागरिक होने के चलते उसको भी अक्षुण्ण रखती है। न सिर्फ उसको अधिकार प्रदान करती है बल्कि उसके लिए कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया जाता है। पिछले कुछ सालों में, और इसके कई कारण हैं, राजनीति उसका एक कारण है कि यह कोशिश की जा रही है कि जो भारत के लोग कभी प्रजा हुआ करते थे, फिर वो नागरिक बने, उनको दोबारा कैसे भीड़ बना दिया जाए। और भीड़ बनाने के लिए जो भी आधार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खास करके जो भावनात्मक आधार हैं, जाति की पहचान, धर्म की पहचान, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, जो हमको बार बार याद दिलाते हैं कि धार्मिक पहचान और जातीय पहचान हमारी अन्य पहचानों की तरह एक पहचान है। उससे इतर भी हमारी एक पहचान है जिसमें ये सारे पहचान समाहित होते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की कुछ ज़रूरतें होती हैं। और वो ज़रूरत को आप ऐसे समझिए कि जब डेंगू का मच्छर काटता है तो वो ना जात पूछता है ना धर्म पूछता है, वो काटता है फिर डेंगू होता है। इसका निराकरण करना बुनियादी तौर पे राज्य सत्ता का काम है। और राज्य सत्ता जब लोगों के बुनियादी सवालों को हल नहीं कर पाती है तो भावनात्मक मुद्दे उछाल करके राजनीति को भटकाने का, गुमराह करने का उपक्रम किया जाता है। बिहार में भी ये किया गया है, अन्य राज्यों में भी ये करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा मानना है कि इसकी अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा को हर राजनीतिक दल को समझना चाहिए। खास करके विपक्ष के तौर पे जो हमारी भूमिका है कि हम लोगों के भीतर इस जागरूकता का उसी तरीके से पुरजोर प्रयास करें। अगर लोगों को दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमको मोहब्बत और प्रेम लोगों के बीच में फैलाना होगा। और हम ये बात भी स्वीकार करते हैं कि नफरत फैलाने के साधन जो हैं, चूँकि नफरत फैलता बहुत तेज़ी से है, वो प्रबल है, मजबूत है। प्रेम की रफ्तार थोड़ी धीरे होती है, धीमी होती है, तो कई बार जो है संख्या बल उनके पक्ष में चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के हम हतोत्साहित नहीं है,
भारत की राजनीति अगर किसी आधार पे होगी तो वो आधार मानवता का आधार है, सर्वधर्म संभाव का आधार है, समानता और न्याय का आधार है। थोड़े समय में के लिए अगर सत्य छीन है, इसका ये मतलब नहीं है कि सत्य नहीं रहेगा। झूठ का बोलवाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि झूठ ही कायम रहेगा। ये स्थिति बदलेगी। और ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद मैं आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद दिलाना चाहता हूँ। सब कुछ था, इसी तरीके से जो है नफरत फैलाई जा रही थी, संविधान पे हमला किया जा रहा था, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया था, ईडी सीडी इसका इस्तेमाल, दुरुपयोग कह लीजिए, किया जा रहा था। मीडिया बिल्कुल बाइस्ड है क्योंकि मीडिया के जो मालिक हैं वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं। ये सब परिस्थितियों के बावजूद इनका 400 का दावा वो फेल हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी बीजेपी का जो सपना है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस साजिश में वो कामयाब नहीं हो। आपने कहा मीडिया बायस्ड है, और मैं ये कोई आरोपित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है इससे जुड़ा हुआ। वही तमाम चैनल जो एक फिक्स एजेंडा चलाते हैं, कन्हैया उन्हीं चैनल्स पर जाते हैं, डिबेट करते हैं और काफ़ी हद तक डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। आपके जाने के बाद वो एजेंडा एज इट इज़ उन चैनल्स पर फिर चलता रहता है। मीडिया अगर कोई झूठ बोल रहा है, जैसे एक झूठ बोला गया कि 12,000 ट्रेन चल रही हैं, आम आदमी को नहीं समझ में आएगा कि 12,000 ट्रिप है, ट्रेन में डिफरेंस है। अमित शाह यहाँ आते मन से बोलते हैं कि हत्याओं में 20% की कमी, फिरौती में 80% की कमी, लेकिन डेटा तो कुछ और कह रहा है। डेटा कह रहा है कि किडनैपिंग में 1000% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तब से अब तक। इस झूठ के लिए कोई कार्यवाही या इस झूठ से लड़ने का या इसके प्रति कोई जिम्मेदारी क्या तय नहीं होती? पत्रकार झूठ बोल सकता है, नेता झूठ बोल सकता है, ये बात आम क्यों हो जा रही है? देखिए, इसमें इस सवाल का दो हिस्सा है। पहला कि हम उन कॉरपोरेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हम मीडिया के विरोध में नहीं हैं। हाँ, मीडिया का जो ओनरशिप है वो ओनरशिप चूंकि कॉरपोरेट के हाथ में है और वो कॉरपोरेट का इंटरेस्ट सरकारें सर्व करती हैं, इसीलिए सरकार और उनका नेक्सस है, मीडिया के विरोधी नहीं है। और उस प्लेटफॉर्म पे हम इसलिए जाते हैं कि 1 घंटे के लिए ही सही हम जनता के मुद्दों को वहाँ पे रख पाएंगे। ये उसी तरह की कार्रवाई है कि जब गांधी जी इरविन के साथ जो है बातचीत करने के लिए गए थे, वो अपना पक्ष लेकर के गए थे। आप ये कहिएगा कि हम उन्हीं अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उसी अंग्रेज ने हमको गुलाम बना रखा था, फिर उनसे बात करने की क्या ज़रूरत है? तो उस प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी बात रखने के लिए जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, जब भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, तो भगत सिंह ने कहा कि जो है हम इस मुकदमे में शामिल होंगे, इसलिए शामिल होंगे कि कोर्ट रूम की चीज़ें जो रिपोर्ट होगी अखबारों के माध्यम से जो है हम अपनी बात देश की जनता तक पहुंचा पाएंगे। तो हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वो खुद ही हमको बुलाना बंद कर दें, जब तक वो बुलाते रहेंगे हम जाते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे। एक बात। दूसरा जो आपका प्रश्न का हिस्सा है कि ये चीज़ें आम क्यों हो जाती है, देखिए ये चीज़ें इसलिए आम हो जाती हैं ना, इसका मैं अभी आपको टेस्ट कर देता हूँ। ठंडा मतलब कोका कोला। अब आपको ही पता है कि ठंडा तो नहीं है कोका कोला, लेकिन आपके दिमाग में बात बैठ गई। चेहरे को गोरा करना है तो आपको फेयर एंड लवली याद आएगा, दिख रहा है। तो इंसान को कोई बात अगर बार बार हर तरफ से कही जाएगी तो कहीं ना कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जगह बना देती है। अब आप देखिए क्या होता है, आप घर में हैं, मोबाइल खोले, मोदी जी मुस्कुरा रहे, आप घर से निकले, बिलबोर्ड दिखा, फिर मोदी जी नए कपड़े में मुस्कुरा रहे हैं। उस बिलबोर्ड से आगे बढ़े, पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए गए, वहाँ मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके बगल से बस गुजरी, उस पर मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर वहाँ से आगे जब आप ऑफिस में पहुँचेंगे तो ऑफिस में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, जानते हो डंका बज रहा है, तो आप मुस्कुराने लगेंगे ये सुन करके। तो ये जो मुस्कुराहटों का सिलसिला है, आपके दिमाग में हंसता हुआ नूरानी चेहरा बस जाएगा और आपको वो सारी चीजें याद ही नहीं रहेगी जिसको सोचते हुए आप सुबह में उठे थे। वो चिंता क्या है? वो चिंता है कि इस बच्चे का स्कूल का फीस कैसे देना है, रेंट महंगा हो गया है, वॉशिंग मशीन का EMI भरना है, क्रेडिट कार्ड का EMI जाना है, कितनी खराब हालत है पानी की। इतना दावा है ना, कोई क्यों नहीं जो है रनिंग वाटर से पानी लेकर के पी लेता है। और यही लोग जब विदेश जाते हैं तो इनको आश्चर्य होता है कि जब रनिंग वाटर से ग्लास लगा करके पानी जब पी लेते हैं, बाथरूम के नल से भी जो है पानी पी लेंगे तो पानी वहाँ पे स्वच्छ है। तब भारत में कोई अच्छी जगह दिखेगी तो भारत की उस जगह को देख करके कहेंगे, अरे ये तो इंडिया जैसा ही नहीं लगता है।
कहीं कोई जगह साफ हो, पानी साफ हो, चोरी नहीं हो रहा हो, घूस नहीं देना पड़ रहा हो, कहीं जो है चीखम चिल्ली नहीं मचा हो, तो आप भारत में ही खड़ा होकर के एक भारतीय होते हुए ये बात बोलेंगे, अरे ये जगह बिल्कुल इंडिया जैसा नहीं लगता। तो आप देखिए कि एक इंडिया का परसेप्शन जो आपके दिमाग में बनाया जा रहा है, जिसको आप हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख करके बना रहे हैं, और एक इंडिया जिसमें आप रहते हैं कि बिजली जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है, रेंट महंगा होता जा रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा है, रोड पे चलते हुए डर में हैं। मतलब आपको कई बार यह बात सुनने को मिली होगी कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये सोच करके चलाइए कि जो है एक आप समझदार हैं, बाकी सब पागल। हाँ बिल्कुल। तो सड़क सुरक्षा की कोई बात नहीं। आपको अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए तो आप घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से। बिल्कुल। आप अस्पताल में अगर लगातार 1 महीने चले जाएं, किसी मरीज के साथ आपको रहना पड़े, हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं। ये स्थिति हम झेल रहे हैं। हम कहते हैं कि ये सच जो छुपा दिया गया है और यह जो परसेप्शन लगातार बार बार एक ही चीज बोल करके बनाई जाती है, उसका असर तो होगा, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, झूठ की भी एक सीमा होती है। आज आपको कोई कहेगा कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, तो होगा क्या? वो टैगलाइन भले आपके दिमाग में है, लेकिन मुंह गोरा नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। तो सच की जो है वो यूनिवर्सल होता है, झूठ की एक उम्र होती है, अभी अपनी जवानी पे है, ढलान पे है, ये गुब्बारा भी फूटेगा। एक आखिरी सवाल लूंगा कन्हैया, आपने महंगी बिजली की बात की। बिहार के भीतर ही एक प्लांट लगाया गया जिसकी ज़मीन 1 रुपये में बेची गई अडानी को, बिजली 6 रुपये 7 रुपये यूनिट लेकिन बेची गई, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट बाकी प्रदेश में देखे तो 3 रुपये 4 रुपये में बेची जा रही। मेरा सवाल ये कि जब ऐसा कोई प्लान आता है किसी स्टेट में, तो क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बिना सहमति के चीज़ें संभव है? दूसरा हिस्सा ये है कि अगर समहाउ सरकार बदलती है बिहार में, तो क्या महागठबंधन का इस प्लान के लिए कोई टेक है? क्योंकि उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से रखा बिहार के लोगों के बीच में। क्या ये प्लांट बंद कराया जाएगा? देखिए, इसमें भी आपने 2 सवाल पूछे हैं कि अभी क्या हो रहा है और क्या होगा। क्या हो रहा है उसके संबंध में एक बात मैं कह दूं कि इस देश में सरकार की लठैती के बिना कॉरपोरेट लूट पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री की दोस्ती के बिना औने पौने दाम पे देश की संपत्ति दोस्त के तिजोरी में पहुंचाना संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन जो हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं, न्यायालय आयोग जो हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं, उसी टैक्स की पैसे की जो चोरी है उसकी सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो सरकार की सहमति के बिना कोई MOU हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। उस प्लान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसका एक थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि वो MOU साइन हुआ था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम, और जब बिहार सरकार के साथ MOU साइन हुआ था तो उसमें यही था कि बिहार सरकार जमीन देगी, केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, और उससे जो बिजली पैदा होगा उसका बड़ा हिस्सा जो है बिहार सरकार लेगी। यही अब इसमें परिवर्तन कहाँ कर दिया गया? अब वो MOU से केंद्र सरकार बाहर हो गई, और जितना का बजट केंद्र सरकार का था उतना ही बजट जो है अदानी उसमें लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे फ्री में, जो है लगभग ऑलमोस्ट फ्री में, क्योंकि 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन मतलब फ्री, उतना तो लेमन चूस नहीं मिलता है, तो उनको ज़मीन मिल गई। अब वो वहाँ पे जो बिजली पैदा करेंगे, देखना है बिहार के रिसोर्स से बिजली पैदा करेंगे, वो बिजली जो है बिहार सरकार ओवर रेट में, ओवर प्राइस में जो है वो खरीद लेगी। वही अदानी जो है बगल में उत्तर प्रदेश में MOU साइन किए हैं तो 3-3.5 रुपये में, उससे बगल में जो है एक तरफ उत्तर प्रदेश एक तरफ बंगाल, वहाँ भी जो है 3-3.5 रुपये में, जबकि बिहार में कोयला तो पास में। अब बिहार में जो है 7 रुपये में किए हैं, ठीक है, 6.5 रुपये से ज़्यादा में किए हैं, तो सीधे सीधे 50 करोड़ों रुपए का जो है उसमें नुकसान हुआ है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट लूट, और ये सरकार की लठैती के बिना संभव नहीं। दूसरा जो आपने कहा कि क्या ये प्लांट बंद होंगे, देखिए प्लांट बंद करना हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, या विकास के काम का विरोध करना हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। पूंजीपतियों को पकड़ करके जेल में डाल देंगे, ये भी हमारा प्रोजेक्ट नहीं। हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल साफ है कि जनता का पैसा जनता के उत्थान में खर्च किया जाए। ये सरकार क्या कर रही है कि जनता का पैसा दोस्त के उत्थान में खर्च कर रही है, वो खर्च हम जनता के लिए करेंगे। यही परिवर्तन करेंगे कि वो जो ऑलरेडी धनवान हैं उनको और धनवान बना रहे हैं। मतलब मैं एक जगह एक मीम देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी के एक दोस्त जो है मंदिर गए हुए थे, तो जनता जो है वो फोटो लगा करके
नीचे लिख रही थी कि ऐसा ना हो कि भगवान ही इनसे कुछ मांगे, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है, बोट है, एयरपोर्ट है, बिजली है, गैस है, सही सब बात। इनके पास है। ऐसे जो लोग हैं जो इनकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली को नहीं होने देंगे। 16 लाख करोड़ कर्जा जो है माफ किया गया है कॉर्पोरेट का। आप सोचिए कि 16 लाख करोड़ को अगर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस देश के जो है आम नौजवानों को दिया जाए, तो आपके जैसा कितना चैनल और बन सकता है, कितने और इंजीनियर जो है अपना इंटरप्रेन्योर होने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर वो कितनी 16 लाख फैक्ट्रियां रुपए किसानों को दे दिया जाए तो जो हर साल 8,000 9,000 किसान का सुसाइड रेशियो आता है वो रुक जाएगा। वहां पर सरकार नहीं रुकती है। तो मेरा कुल जवाब यही है कि प्रोजेक्ट रोकना काम नहीं है, उस प्रोजेक्ट में जो लाभ एक व्यक्ति को हो रहा है वह लाभ जो है बिहार के हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि वो संसाधन चूंकि बिहार का है, उस पर पहला हक भी बिहारियों का है। बिल्कुल सही बात। इस इंटरव्यू में बिहार के मुद्दों पर भी बात हुई और राजनीति के भीतर धर्म की पैठ कैसे हो रही है, किस तरह से कॉर्पोरेट लूट की जा रही है और मीडिया को कैसे कुछ लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने समझा और जाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार जब हम कन्हैया को अपने ऑफिस में इन्वाइट करें तो एक लंबे इंटरव्यू में बैठकर ये चर्चा जरूर हो कि कन्हैया राजनेता से अलग क्या सोचते हैं और क्या है। शुक्रिया।